राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो करेंगे हरियाणा के प्राचीन इतिहास से वैदिक काल करेंगे। आपको पता है कि हमारी हरियाणा प्राचीन इतिहास की सीरीज चली हुई है। पिछली वीडियो में हमने किया था हरियाणा के में जो संस्कृतियाँ जन्म थी, सिंधु सभ्यता, हाकड़ा, शीशवाल, उनके बारे में। अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम जल्दी से अपना टॉपिक है जो आज का शुरू करते हैं। आज जो हम हरियाणा के इतिहास में करेंगे वो करेंगे हम आज वैदिक काल। इससे पहले हमने पढ़ ली है संस्कृतियों के बारे में। तो वैदिक काल हरियाणा में कैसे शुरुआत होती है, वैदिक काल के ऊपर मैंने एक भारत के इतिहास के संदर्भ में जो वीडियो पूरी बना रखी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। वैदिक काल में आपके 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो विश्व का सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। हम सभी को पता है ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा के लिए रज हरियाणा शब्द इस्तेमाल होता है, जिससे पता चलता है कि ऋग्वेद में हरियाणा का वर्णन है। यानी कि यहाँ की जो नदियाँ थी, सरस्वती, दरस्वती, वहाँ के बीच का जो क्षेत्र था काफ़ी उपजाऊ था, तो उसका जिक्र ऋग्वेद में है। सभी जानते हैं कि वैदिक काल है जो उसकी शुरुआत आर्यों से मानी जाती है। आर्य भारत में आए, आर्यों की डिटेल आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी जो भारत के इतिहास के संदर्भ में मैंने बनाई है वैदिक काल पर। आर्य हैं जो वे हरियाणा प्रदेश में ही आकर बसे थे। हरियाणा के काफ़ी फेमस इतिहासकार हैं बी लाल। वे आर्यों को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से जोड़ते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति क्या होती है, यानी कि इस संस्कृति में जो भांड थे यानी कि बर्तन जिनको बोलते हैं, वो धूसर हल्के भूरे रंग के बनाए जाते थे, उन पर चित्र बनाए जाते थे। उस संस्कृति से जोड़ते हैं आर्य को। आप समझ सकते हैं कि जब आर्य थे तो वे किस प्रकार के बर्तन बनाते थे, वे भूरे हल्के रंग के बनाते थे, उन पर चित्र बनाते थे, जिस कारण उसको क्या कहता है, चित्रित धूसर मृदभांड, जो कि आर्यों के समय की है। कौन बताते हैं हमें? हरियाणा के पुरातत्ववेत्ता है बी लाल, ये बताते। अब हम वैदिक काल है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। इन 2 कालों में हम वैदिक काल को बांटते हैं। अब एक एक करके हम हरियाणा में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को करते हैं। ऋग्वैदिक काल जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्यों का जो प्रथम पराक्रमी राजा था वो मनु था। मनु के 4 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, परशु, सुदुमन, सरियाती। जो इसमें से ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, सुदुमन और सरियाती, क्योंकि इनका संबंध हरियाणा से था। इनका जो राज्य था वो हरियाणा में ही था। कहाँ पर? जो सुदुमन है उसका था सतलुज था, सरस्वती नदी का जो बीच का क्षेत्र था वो इसका राज्य था। यानी कि आज का अंबाला और कुरुक्षेत्र किसके राज्य का हिस्सा था? सुदुमन के। और जो बाकी शेष हरियाणा सरियाती का था, यानी राजस्थान की सीमा ये जहाँ तक मेवात हमारा, वहाँ से लेकर शेष हरियाणा पर किसका अधिकार था? सरियाती का। सरियाती काफ़ी प्रतापी राजा थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है बता दो। अश्वमेध यज्ञ में अश्व यानी कि जो घोड़ा होता है उसकी बलि दी जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है 1 साल 6 महीने इस समय के लिए। जहाँ तक वो घोड़ा जाता है या चरता है वो क्षेत्र उस राजा का हो जाता है। उसके पास जिसके क्षेत्र में या राज्य में वो घोड़ा जाता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो जिस राजा का घोड़ा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले या फिर उसके साथ युद्ध करें। अगर कोई ज़्यादा शक्तिशाली होता तो युद्ध कर लेता, युद्ध में पराजय के बाद उसका साम्राज्य जिस राज्य का घोड़ा था उसमें शामिल कर लिया जाता, या फिर जो कमज़ोर होता उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते। ये तो अश्वमेध यज्ञ। फिर बाद में उस घोड़े की बलि दी जाती थी, ये अश्वमेध यज्ञ है। जो अश्वमेध यज्ञ वो करवाया था भार्गव ऋषि चयन ने, सरियाती के, जो कहाँ के थे? नारनौल के समीप धोसी नामक स्थान के थे भार्गव ऋषि चयन। उसके बाद जो राजा बनता है वो पुरुरवा बनता है। क्यों? क्योंकि सरियाती है उसका कोई भी पुत्र नहीं था, इसकी जो मृत्यु है बिना संतान के हो जाती है। तो जो पुरुरवा है सुदुमन का पुत्र होता है, जिस वजह से पुरुरवा जो सरियाती और सुदुमन इसके पूरे दोनों भाइयों के जो अधिकार वाला क्षेत्र राज्य होता है उस पर अधिकार कर लेता है पुरुरवा। उसके बाद पुरुरवा के बाद जो शासक बनता है वो बनता है आयु। आयु के बाद बनता है नाहुस। नाहुस के बाद बनता है ययाति। ययाति काफ़ी प्रतापी शासक थे, यानी शक्तिशाली शासक थे, राजा थे। इनके 5 पुत्र हुए ययाति के, यदु, तरुवश,
ध्रुवा, अणु और पुरु, ये 5 इसके पुत्र थे, जिनमें से जो बड़ा था वो यदु था। लेकिन जो ययाति था अपने बड़े पुत्र यदु से अप्रसन्न था, खुश नहीं था, क्योंकि यदु भ्रष्टाचारी अयोग्य शासक था। जनता भी से परेशान रहती थी, जनता नहीं चाहती थी कि यदु ही शासक बने। तो ययाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु, जो काफ़ी शक्तिशाली शासक था और जनता भी जिसे पसंद करती थी, उसको अपना सारा राज्य सौंप दिया ययाति ने पुरु को। यानी कि अब हरियाणा का जो सारा साम्राज्य किसके अधीन हो गया? पुरु के। पुरु काफ़ी शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। पुरु के नाम पर ही जो मनु ने वंश चलाया था उसका नाम पौरव वंश पड़ गया। किस कारण? क्योंकि पुरु काफ़ी शक्तिशाली था। अब पौरव वंश में ही आगे चलकर भरत नाम का राजा होता है। भरत जो राजा है वो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता है। कहाँ तक? गंगा नदी तक विस्तार, यानी कि हरियाणा से बाहर भी उसको ले जाता है भरत। यह भरत है जो शासक, यह भी काफ़ी शक्तिशाली होता है, जिस वजह से अब पौरव वंश का फिर नाम बदलकर क्या हो जाता है? भरत वंश। इसी भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलकर भरत वंश में फिर एक और शक्तिशाली प्रतापी शासक होते हैं कुरु। कुरु के नाम पर फिर आगे चल के इसके कौरव वंश या कुरु वंश, कौरव या कुरु कुछ भी कह सकते, यह वंश बन जाता है। जो आपका भरत है यहाँ तक आपका ये ऋग्वेदिक काल आता है, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। जो कुरु है राजा होता हो आपका उत्तर वैदिक काल में आता है। तो अब हम इससे आगे जो करेंगे उत्तर वैदिक काल करेंगे, तो उसमें हम करेंगे कुरु वंश या कौरव वंश। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मान जाता। इसमें हमारा भी बताता आता है कुरु। तो कुरु के नाम पर इस वंश को कुरु या कौरव वंश कहा जाता है। कुरु काफ़ी शक्तिशाली शासक था, इसने पंचालों को हराया था। क्या हुआ था कि इससे जो पीछे शासक हुए थे, 1-2 अयोग्य हुए थे, तो पंचालों ने सरस्वती जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था। कुरु ने पंचालों को हराकर वापिस से सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार किया, जिसको कुरु जंगल कहा जाता था। कुरु जंगल आज का आपका कुरुक्षेत्र नाम है, जो कुरु के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र को जीत कर, जहाँ पर जंगल काफ़ी था और पंचालों से मुक्त करवा था, जिस वजह से इसको क्या नाम मिला? कुरुक्षेत्र। इसके बाद जो शासक होता है कुरु के बाद वो होता है परीक्षित। अब परीक्षित के बाद जहू, फिर सूरट, फिर विदुरथ, फिर सार्वभौम, फिर जेतसेन, फिर आराधीन, फिर महस्तव, फिर अयुतयुष, फिर अक्रोदन, फिर देवतिथि, फिर रक्ष, फिर भीमसेन, फिर प्रतिसर्वस, फिर प्रतिभा, फिर शांतनु। अब शांतनु इम्पोर्टेंट है, अब आपको याद आ जाएगा कि अब हमारी महाभारत की स्टोरी शुरू हो जाती है। महाभारत अब लॉकडाउन हुआ था, आपने सभी ने देखी होगी। शांतनु और जो कुरु है इसके बीच ये 12-13 शासक आते हैं। शांतनु जो कि काफ़ी प्रतापी शासक था, शांतनु इस वंश का, कुरु या कौरव वंश का, उसने क्या किया? उसकी 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यावती। जो सत्यावती है माना जाता है कि ये काफ़ी सुंदर थी और इन्होंने शांतनु से विवाह करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसे डर था, क्योंकि गंगा से इसका विवाह पहले हुआ था। अगर गंगा का जो पुत्र था भीष्म हो चुका था, वही राजा बनेगा। तो क्या किया? आपने सभी ने महाभारत देखी होगी। भीष्म जो है अपने पिता को समझाता है और सत्यावती का और अपने पिता शांतनु का विवाह करवाता है, और क्या कसम, जिसे भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता, लेता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ताकि मेरा कोई पुत्र आगे गद्दी पर नहीं बैठे। तो भीष्म अपने पिता का जो विवाह शांतनु का सत्यावती से करवाता है, और सत्यावती को फिर 2 पुत्र होते हैं, जिसका नाम एक का चित्रांग होता है, दूसरे का विचित्र वीर्य होता है। शांतनु जिस समय शासन कर रहा था उस समय गंधारो एक जाति उन्होंने आक्रमण कर दिया था और युद्ध हुआ था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, जिसे कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध, यानी कि महाभारत से पहले भी युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, जिसे कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध कहा जाता है। गंधारों के खिलाफ कौन लड़ा था? उसमें इसका बड़ा पुत्र था जो शांतनु का चित्रांग, ये लड़ा था। उसने इस युद्ध को विजय भी किया, लेकिन वो इस युद्ध में मारा गया। चित्रांग जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसने विजय जरूर हासिल की, जिस वजह से शांतनु के बाद जो शासक बन रहा है वो बनता है इसका छोटा पुत्र विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य को आगे 2 पुत्र होते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। अब यहाँ से आपको सारी कथा याद आ जाएगी महाभारत की। पांडु धृतराष्ट्र कैसे क्या स्टोरी है, आप महाभारत देखी ही है। पांडु जो 10 साल तक शासक बनता है, अस्वस्थ होता है, जिस वजह से यह काफ़ी समय तक जीवित नहीं रह पाता और 10 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि यह बड़ा तो धृतराष्ट्र होता है, लेकिन ये अंधा होता है, जिस वजह से पांडु को शासन मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद वापिस धृतराष्ट्र को शासन मिल जाता है।
धृतराष्ट्र को फिर दुर्योधन और 100 पुत्र होते हैं। पांडु के 5 पांडव होते हैं, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, आप सभी जानते हैं उनके नाम। तो फिर आपको कथा पता ही है, दोनों ये धृतराष्ट्र ये कौरव कहला जाते हैं जो इनका पुराने वंश है, और पांडु 5 पांडव, वो पांडव वंश अलग हो जाता है यहाँ से पांडु उनके पिता के नाम से। तो दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध कहाँ पर होता है? महाभारत का युद्ध जिसे कहा जाता है। 900 ईसा पूर्व में सन, आपको याद रखना है, महाभारत 900 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में होता है, जो कितने दिन? 18 दिन तक चलता है। माना जाता है जो इसके भूमि थी 48 कोस तक युद्ध होता है। 48 कोस यानी कि एक कोस में लगभग 2 किलोमीटर होता है, यानी कि आपके 56 किलोमीटर, कुरुक्षेत्र से लेकर इसका 56 किलोमीटर का एरिया आप माप सकते हैं। इतने बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। इसी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जो देते हैं कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर तीर्थ स्थान पर। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपको पता ही है पांडवों की विजय हो जाती है और कौरव हार जाते हैं, जिसे धर्म युद्ध भी कहा जाता है महाभारत युद्ध को। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल है सारा। इसके बाद आपको पता ही फिर हमारे छठा जो ईसा पूर्व है, ईस्वी है, वहाँ से क्या शुरू हो जाते हैं? बौद्ध और जैन धर्म। तो अगली वीडियो में हम जो करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे बौद्ध और जैन धर्म दोनों के एक साथ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।